अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर एजाज़ जवेद। जैसे हम बना रहे हैं मुख्तलिफ़ पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पब्लिक के लिए और अपने कोलीग्स के लिए और अपने आप को समझने के लिए भी। और इसमें हम कुछ अपनी कमज़ोरियाँ या अपनी ओपिनियन देते हैं ताकि लोग हमें बताएं कि इसमें कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आज हमने स्टार्ट किया ग्लाकोमा जिसको हम काला पानी या काला मोतिया भी कहते हैं। तो ये आँख की एक कंडीशन है, ये कोई काली चीज़ नहीं है आँख में। ये आँख की ऐसी कंडीशन है जिसको डिफ़ाइन करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। अक्सर हम बच्चों से पूछते हैं तो उनको समझ नहीं आती, तो 3-4 चीज़ें इसमें लाजमी बतानी है। नंबर 1 प्रोग्रेशन, नंबर 2 ऑप्टिक न्यूरोपैथी, नंबर 3 वीएल फील्ड, नंबर 4 आईओपी। ये 1, 2, 3 चीज़ें आपने डेफिनेशन में शामिल करनी है। यानी ग्लाकोमा इज़ ए प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी करेक्टराइज्ड बाय करेक्टरिस्टिक वीएल फील्ड चेंजेस। वीएल फील्ड चेंजेस तो कई बीमारियों में होते हैं, यानी न्यूरोलॉजिकल वीएल फील्ड है या कोई भी चेंजेस रेटिना पे आ गई हैं तो उसमें स्कोटोमा ही वीएल फील्ड है ना, तो वो चेंजेस आ जाती हैं। तो इसलिए ग्लाकोमा के स्पेसिफिक फील्ड इफेक्ट्स हैं। तो ये लफ्ज़ कहना है कि दिस इज ए करेक्टरिस्टिक वीएल फील्ड चेंजेस। नेक्स्ट जो चीज़ इन्वॉल्व करनी है वो है इंट्राऑकुलर प्रेशर। तो ये मैंने 2 एरो बनाए हैं कि इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। यानी दिस इज ए प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी करेक्टराइज्ड बाय करेक्टरिस्टिक वीएल फील्ड चेंजेस इन विच इंट्राऑकुलर प्रेशर मे बी लो मे बी हाई। अच्छा, अब जब ये चीज़ें होगी तो आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। हमने चेक करनी है उसकी वीएन चेक करनी है पेशेंट की, और स्पेशली वीएन फॉर नियर वीएन इन प्रेस अर्ली प्रेस बायोपिया। यानी एक बंदा है, आपको पता है कि प्रेस बायोपिया 40 ईयर्स में आता है, अगर उसकी एज 30 है, वो कहता है मुझे नियर से प्रॉब्लम हो गया, प्रिंट पढ़ने में प्रॉब्लम हो गया है, तो इसका मतलब है कि अर्ली प्रेस बायोपिया भी एक ग्लाकोमा की एक प्रेजेंटेशन है। ओके, अब हम उसका एग्जामिनेशन करना शुरू करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, उसकी कार्नियल सेंट्रल कार्नियल थिकनेस CCT सेंट्रल कार्नियल थिकनेस मेजर करनी है। ये क्यों मेजर करनी है कि सेंट्रल कार्नियल थिकनेस हर बंदे में मुख्तलिफ हो सकती है, और इसीलिए इंट्राऑकुलर प्रेशर हाई या लो इसको क्लैरिफाई करता है। यानी कार्निया बंदे का थिन है तो इंट्राऑकुलर प्रेशर लो आ रहा होगा, और कार्निया थिक है तो इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा आ रहा होगा। तो इन चीज़ों को सारियों को जेन में रखना है। कार्नियल थिकनेस के बाद हमने इंटीरियर चैम्बर देखना है कि उसका इंटीरियर चैम्बर वाइड ओपन है, नैरो है। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा है या एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है। कंजक्टिवा देखना है, रेड है कि मोज है, कंजस्टेड है, ब्लड वेसल डिलेटेड है, तो ये थायराइड में भी आ सकती हैं, और रेज एपिसक्लेरल वीनल प्रेशर में भी हो सकता है। इसी तरह एरिस पे देखना है, एरिस को लाजमी देखना है कि न्यू वास्कुलर ग्लाकोमा में एरिस पे न्यू वेसल्स आ जाती हैं। और लेंस देखना है, लेंस कैटरेक्टस भी हो सकता है, डिसलोकेटेड भी हो सकता है। डिसलोकेटेड लेंस, सबलक्सेटेड लेंस एंड कैटरेक्टस का लेंस जो है वो भी ग्लाकोमा से एसोसिएट हो सकता है। एंगल उसके देखने यानी गोनियोस्कोपी करनी है। एंगल को देखने के लिए गोनियोस्कोपी करनी है, फंडोस्कोपी करनी है, फंडस देखनी है, पेरीमेट्री करनी है और ओसीटी करना है। तो ये सारी चीज़ें उसकी डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी हैं। और फंडोस्कोपी में ज़्यादा चेंजेस उसकी डिस्क पे होती हैं। डिस्क पे क्या क्या देखना है कि डिस्क पे देखना है हमने कि कपिंग कितनी है, और बेरिंग ऑफ ब्लड वेसल कितनी है, शिफ्टिंग ऑफ ब्लड वेसल कितनी है, और कि जो कप है उसकी डेप्थ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कप की डेप्थ ऐसे होनी चाहिए कि जो एक कोई गीली मिट्टी में कोई जानवर पाँव रखता है तो वो नीचे धंस जाता है, तो इस तरह की कपिंग, और उसमें लमीना क्राइब्रोजा विजिबल हो, और न्यूरो रेटिनल थीम हो, और पैराडिस्क चेंजेस हों, और वेज शेप डिफेक्ट्स हों उसके डिस्क की प्रेफरी पे, तो हम कहेंगे कि ये लाजमी पेशेंट ग्लाकोमेटस है। उसमें अगर बाकी टेस्ट
नॉर्मल भी आ रहे हैं तो हमें उस पेशेंट को छोड़ना नहीं है कि ये ग्लाकोमेटस है। अब और क्या चीज़ें देखनी है उसके एसोसिएशन में या उसकी प्रोग्रेशन में, कि एज देखनी है, एडवांसिंग एज में ज़्यादा होता है, कुछ रेसेस ऐसी हैं जिसमें ग्लाकोमा ज़्यादा होता है, मायोपिया में एसोसिएटेड प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा होता है, और हाइपरमेट्रोपिया में नैरो एंगल एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा ज़्यादा होता है। जेंडर में जैसे मैंने कहा कि मेल में प्राइमरी ओपन एंगल ज़्यादा होता है और फीमेल में एंगल कोलायर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में ओपन एंगल ग्लाकोमा ज़्यादा हो सकता है, डायबिटीज़ में भी हो सकता है, और इंट्राऑकुलर प्रेशर एक पेशेंट का नॉर्मली ज़्यादा आ रहा है उसमें भी ग्लाकोमा हो सकता है। इंट्रासेप्टल पिल्स जो पेशेंट ले रहा है उसमें भी ग्लाकोमा हो सकता है, सेकेंडरी ओपन एंगल हो सकता है। इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो उसमें भी हो सकता है। जेनेटिक्स, बास पेशेंट में जेनेटिक्स ऐसी है जिसमें ग्लाकोमा हो सकता है। अगर ऑकुलर परफिशियल प्रेशर वेरिएबल है और लो है और स्पेशली नाइट पे लो रहता है, उन पेशेंट में भी नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा और दूसरा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा ज़्यादा हो सकता है। फिर फैमिली हिस्ट्री है, फिर अर्ली प्रेसबियोपिया जैसे मैं पहले बता रहा था कि 40 ईयर से पहले अगर नियर कम हो रही तो उसमें हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वीएल फील्ड जो चेंजेस हैं, जैसे हमने कहा कि इसकी डेफिनेशन में ये शामिल है वीएल फील्ड चेंजेस। जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं, अगर आपने वीएल फील्ड को छोड़ दिया है तो डेफिनेशन मुकम्मल नहीं है, और ऑप्टिक न्यूरोपैथी नहीं बताई तो डेफिनेशन मुकम्मल नहीं है। प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी प्रोग्रेशन का नहीं बताया तो फिर भी डेफिनेशन मुकम्मल नहीं है। आईओपी का जिक्र नहीं किया फिर भी मुकम्मल नहीं है। तो बाकी चीज़ें तो चलें रेलेवेंट हैं और उसको बाकी डिस्कशन से एसोसिएट हो सकती हैं। अब वीएल फील्ड कौन कौन से होते हैं? मेरे नज़दीक अर्लीस्ट वीएल फील्ड जो चेंज है वो है जनरलाइज डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द गैंग्लियन सेल्स। जब हम ओसीटी कर रहे होते हैं या हम वीएल फील्ड कर रहे होते हैं तो उसमें एक सेंसिटिविटी आ रही होती है, एज रिलेटेड सेंसिटिविटी ऑफ द गैंग्लियन सेल। अगर वो सेंसिटिविटी कम आ रही है, जनरलाइज्ड सेंसिटिविटी कम आ रही है विद एज रिलेशन, पेशेंट की एज, क्योंकि एज रिलेशन के अलावा तो वो मशीन चलती ही नहीं है। अगर वो कम आ रही तो अर्लीस्ट वीएल फील्ड चेंज का होगा। फिर अर्ली चेंजेस में आ जाएंगे पैरासेंटर स्कोटोमा, नेजल स्टेप, टेम्पोरल वेज, आर्कुएट, डबल आर्कुएट एंड रिंग स्कोटोमा। ये वो ग्लाकोमा रिलेटेड वीएल फील्ड चेंजेस हैं जो ग्लाकोमा से एसोसिएटेड होती हैं। तो हर ग्लाकोमा पेनफुल नहीं होता, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कौन से ग्लाकोमा पेनफुल होते हैं, कौन से नहीं होते, और इसके अलावा इनका ट्रीटमेंट क्या है, ड्रग्स क्या हैं और सर्जरी के मेथड क्या हैं। लेकिन इनिशियली इसकी इंट्रोडक्शन में इसके अलावा ग्लाकोमा का थोड़ा बहुत जिक्र करना भी ठीक नहीं होगा। और वेटिंग फॉर द ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर इजाज़।